आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग, जनरली नॉन एक्सेप्टेबल वर्ड अकाउंटिंग, जिसे हम लेखांकन भी समझते हैं, लेखांकन बोला जाता है हिंदी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। आज जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह, आज जो भी कोई लेन देन अगर मार्केट में किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लेन देन वगैरह अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं। अगर वो मॉनेटरी वैल्यूज़ में किए जा रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यूज़ में अगर उन ट्रांजैक्शंस वगैरह को किया जा रहा है तो वो सब अकाउंटिंग से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि कैसे अकाउंटिंग को कंप्लीट किया जाएगा। और अकाउंटिंग कहीं ना कहीं हमारी जो बेस्ड है, अकाउंटिंग के लिए जो सबसे पहले यूज की जाने वाली चीज है वो है कि अकाउंटिंग की किस चीज की जाएगी। और अकाउंटिंग की जाएगी एक लेन देन और घटना की। या तो वो एक लेन देन होगा या वो एक घटना होगी। ट्रांजैक्शन और इवेंट। तो अगर हमें किसी भी अकाउंटिंग की प्रोसेस को देखना है तो वो अकाउंटिंग की प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी किसी भी लेन देन अथवा घटना से। ट्रांजैक्शन और इवेंट से ही वो प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी और फिर लास्ट में जाकर वो हमारी अकाउंटिंग पे प्रोसेस कंप्लीट होगी। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या होगा और फिर उसके बाद हम सेकंड डिस्कस करेंगे इवेंट के बारे में कि व्हाट इज इवेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग है वो हमारी ट्रांजैक्शन पे बेस्ड है और इवेंट पर बेस्ड है। अगर ट्रांजैक्शन कोई हो रहा है तो ही हमारी अकाउंटिंग होगी। अगर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ किसी तरह का तो अकाउंटिंग भी हमारी यहां पर पॉसिबल नहीं है। और ट्रांजैक्शन किस चीज के बेस पर होगा? ए बिजनेस एन एग्रीमेंट परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। ट्रांजैक्शन एक बिजनेस हो सकता है, एक एग्रीमेंट हो सकता है जो समझौता या अनुबंध जिसे हम कहेंगे, और परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। अगर कोई भी एक एक्ट किया जा रहा है उसका परफॉर्मेंस कर दिया जाए, सिर्फ उस एक्ट के बारे में सोचना ही ट्रांजैक्शन नहीं है, उस एक्ट को परफॉर्म करना ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। अगर हमने किसी एक्ट के बारे में सिर्फ सोचा कि हाँ हमें परचेज करना है तो वो ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, जब तक कि उस चीज को परफॉर्म नहीं कर दिया जाए। अगर कंपनी ने परचेज नहीं किया किसी प्रोडक्ट को तो वो ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन परचेज कर लिया, परचेज ऑफ गुड्स हो गया तो फिर वो ट्रांजैक्शन का पार्ट है। लेकिन अगर सिर्फ कंपनी ने उसके बारे में अगर सोचा है तो वो आपके ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं होगा। एक एग्रीमेंट किसी भी तरह का अगर किया गया हो तो वो एग्रीमेंट यहां आपके ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा। और बिजनेस से रिलेटेड आपके ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जैसे इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जनरली कंपनी द्वारा किसी भी गुड्स को परचेज करना, माल का क्रय किया जाना। कंपनियां जनरली अपना सबसे पहली वर्किंग ही कंपनी क्या करेगी? माल को परचेज करेगी, क्रय करेगी। वहां उसी ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे लेन देन ट्रांजैक्शन। कंपनी द्वारा किसी भी गुड्स की सेल करना, गुड्स सोल्ड। कंपनी द्वारा गुड्स चाहे सेल किया जाए कैसे भी, कैश में किया जा रहा हो या क्रेडिट में किया जा रहा हो, उधार किया जा रहा हो या नगद किया जा रहा हो, दोनों ही केस में वो किसका पार्ट होगा? ट्रांजैक्शन का पार्ट होगा।
तो यहाँ ट्रांजैक्शन से जो चीज़ क्लियरली निकल कर आई वो ये निकल कर आई है कि ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं एक बिजनेस एग्रीमेंट या एक परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट पर डिपेंड करता है। इन तीनों में से कोई भी एक एक्टिविटी अगर हो जाती है तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और ट्रांजैक्शंस के केस में यहाँ हमने एग्जांपल देख लिए, कंपनी द्वारा किसी भी ट्रेडेबल गुड्स को परचेज करना, सेल्स करना, कंपनी द्वारा किसी भी एक्सपेंस को पे करना। जनरली कंपनी के बिजनेस में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह किए जा रहे हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट वगैरह, ये सब आपके एक्सपेंसेस का पार्ट होंगे। और एक्सपेंसेस को पे करना किसका पार्ट है? ट्रांजैक्शन का पार्ट है। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज की ट्रांजैक्शन के अलावा अकाउंटिंग के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इवेंट। और इवेंट मीन्स रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कंपनी द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, अगर उनसे कोई रिजल्ट निकल कर आ रहा है तो वो रिजल्ट किसका पार्ट होगा? आपके इवेंट का। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, जिस चीज को सबसे ज्यादा रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन में देखा जाता है कि अगर कंपनी ने कोई भी गुड्स परचेज किया और कंपनी ने सेल कर दिया गुड्स को, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार कि जितना आपने गुड्स परचेज किया है उतना ही गुड्स आपका सेल हो जाए। तो उस केस में क्या किया जाएगा? रिमेनिंग जो भी गुड्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और जैसे ही वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा तो आप उसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन में तो क्या था? किसी भी गुड्स की परचेज करना और उसकी सेल करना। लेकिन अगर परचेज आपने कोई गुड्स किया 1 लाख रुपीज का और आपने सेल कर दिया उस गुड्स को 1,50,000, 1 लाख रुपीज का गुड्स था, पूरा का पूरा गुड्स आपने सेल कर दिया, तो उस केस में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 0 होगा। तो यहां कोई भी इवेंट नहीं होगा। लेकिन आपने 1 लाख रुपए के ही गुड्स को, 1 लाख रुपीज की ही परचेज के गुड्स को किसी कारण से फुल गुड्स को आपने 1,50,000 में ही सेल कर दिया, सॉरी 1 लाख में सेल कर दिया, और यहां भी आपने पूरा गुड्स सेल किया है, तो उस केस में भी आपका स्टॉक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि 1 लाख रुपीज का परचेज थी, इसमें से आपने 80,000 के गुड्स को ₹1 लाख में सेल कर दिया। तो सेल तो यहां 1 लाख की हुई है, परचेज भी 1 लाख की थी। आपको लगेगा कि जो परचेज हुई है सेल भी उतने के अमाउंट की हो चुकी है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि कितने गुड्स को यहां पर सेल किया गया है। यहां सेल किया गया है ओनली 80,000 के गुड्स को। तो इस केस में आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा? 1 लाख रुपीज माइनस 80,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपका 20,000 रुपीज। और क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा से किस पर दिखाया जाएगा? कॉस्ट प्राइस पर दिखाया जाता है। उसे कभी भी सेल्स प्राइस पर नहीं दिखाएंगे कि उसकी सेल प्राइस क्या हो सकती है, हम उस प्राइस पर दिखाएं, नहीं। किस पे दिखाया जाएगा? सिर्फ उसको कॉस्ट प्राइस पर ही ऑलवेज दिखाया जाएगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई है अपन को कि क्लोजिंग स्टॉक को कैसे निकालेंगे और फिर उस क्लोजिंग स्टॉक को कैसे चेक करने के बाद आप कह सकते हैं कि वो इवेंट है या नहीं है। अगर गुड्स की परचेज और सेल करने के बाद
कुछ भी गुड्स आपका रिमेन अनसोल्ड है, अभी बिका हुआ नहीं है, बिना बिका माल आपके स्टॉक में है, तो फिर उसे क्लोजिंग स्टॉक में आपको दिखाना होगा। और जैसे ही हम उसे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक इवेंट बन जाएगा। इवेंट बनते ही वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रॉपर वैल्यू यहां हमारे पास आ चुकी होगी। जैसे इस केस में आई 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया और जिसमें से हमने 80,000 का गुड्स 1 लाख रुपीज में ही सेल कर दिया है। तो ध्यान रखना है इस जगह पर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि परचेज आपकी 1 लाख की थी, सेल भी आपकी 1 लाख रुपीज की है, लेकिन इस जगह पर 20,000 रुपीज का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और वो भी किस प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस पर अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए एक इवेंट होगा जिसे हमें बुक्स में दिखाना होगा और इसे बुक्स में दिखाया जाना हमारे लिए कंपलसरी होगा। तो इवेंट, लेन देन का परिणाम, जिसमें अपन ने सबसे पहला पॉइंट देखा क्लोजिंग स्टॉक, जो अपने लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही आपके लिए यहाँ पर हर क्वेश्चन में आने वाला पॉइंट है। जहाँ भी हम देखेंगे तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी एक बिजनेस की बात करेंगे तो सबसे पहले गुड्स की परचेज और सेल आएगी, और अगर गुड्स की परचेज सेल आ रही है तो उसके साथ कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है और उससे कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है, वो हमें देखना होगा कि क्या किसी ट्रांजैक्शन से रिजल्ट निकल कर आया या नहीं। अगर रिजल्ट निकल कर आ रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो फिर वो रिजल्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इवेंट हो जाएगा। उसी चीज को अब अपन आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिजल्ट को चेक करेंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इवेंट के केस में होने वाली है वो है ट्रांजैक्शन का रिजल्ट, कि ट्रांजैक्शन का रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, और अगर वो निकल रहा है तो क्या वो रिजल्ट हमारे अकाउंटिंग के पर्पज से बेनिफिशियरी है या नहीं है, यही हमें सबसे पहले देखना। जैसे सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, गुड्स परचेज ₹2 लाख and sales of ₹2,50,000, 20% goods remain unsold। गुड्स परचेज किया हमने 2 लाख रुपीज़ का, सेल करी है 2,50,000 की। तो इस जगह पर अगर हम देखें, इसने दे रखा है 20% ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड। तो जैसे रिमेन अनसोल्ड की बात आ गई कि गुड्स यहां आपका 20% हो चाहे 5% हो, दोनों ही केस में वो क्या है, रिमेन अनसोल्ड है। तो रिमेन अनसोल्ड हो गया, इसका मतलब यहां पर रिजल्ट आ चुका है एक ट्रांजैक्शन का। तो अगर हम देखें तो यहां क्लोजिंग स्टॉक आपके लिए कितना होगा, जो डिस्कस हमने पहले भी किया था कि यहां किस वैल्यू का निकालेंगे हम, 20% कॉस्ट की वैल्यू का, और यहां आपने परचेज कितने में किया गुड्स को, 2 लाख रुपीज में। तो यहां क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका 2 लाख रुपीज का 20%, और वो आएगा आपके वैल्यू 40,000 रुपीज। यहां जैसे ही हमने इस एग्जाम्पल को देखा, एग्जाम्पल को देखने से ही पता लग रहा है कि 20% गुड्स रिमेन अनसोल्ड। तो यहां आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक वाला ये जो 40,000 रुपीज है, ये हो गया हमारे लिए एक इवेंट। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल में आपको गिवन है मशीनरी परचेज।
₹2 लाख। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2020। ईयर क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सब कई बार कंफ्यूज भी करता है स्टूडेंट्स को कि मशीनरी अगर परचेज हो रही है तो उस केस में उसे एक ट्रांजैक्शन माना जाए या उसे एक इवेंट माना जाए या उसे ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों माना जाए। तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि आपको देखना है सबसे पहले तो मशीनरी परचेज हो रही है और वो भी कितने की परचेज हो रही है, 2 लाख रुपीज की। तो इट मींस यहां एक ट्रांजैक्शन तो आपका हो चुका है। मशीनरी परचेज ₹2 लाख, इसका मतलब यहां आपका ट्रांजैक्शन हो गया है। लेकिन पॉइंट ये आएगा कि क्या यहां कोई इवेंट भी है या नहीं है। तो आपको देखना, इवेंट का मतलब है रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर इस ट्रांजैक्शन से कोई रिजल्ट निकल कर आ रहा है और वो भी कब, 1 जनवरी 2020 को, तो आप चेक कर लीजिए। यहां अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर 1 जनवरी को आपने परचेज किया है मशीनरी को 2 लाख रुपीज में, तो हम बात करेंगे उस दिन कोई भी इवेंट नहीं है, नो इवेंट ऑन 1 जनवरी 2020। लेकिन बात करें ईयर क्लोजिंग की, ईयर कब क्लोज हो रहा है आपका, 31 मार्च 2020 को। अगर उस दिन की बात करें कि बुक्स में 31 मार्च को जब क्लोजिंग में बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी को दिखाया जाएगा, when machinery present in balance sheet as on 31st March 2020, then it is treated as event। 31 मार्च के दिन ये एक इवेंट है। लेकिन अगर हम बात करें कि आज क्या 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को ये एक इवेंट है, तो उस दिन ये एक इवेंट नहीं है, क्योंकि यहां इससे कोई भी रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा है। 1 जनवरी को सिर्फ कंपनी ने परचेज किया है मशीनरी को 2 लाख रुपीज में। तो ध्यान देने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए कि मशीनरी परचेज एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस दिन किसी भी तरह का इवेंट कोई भी नहीं हुआ है, क्योंकि उससे कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। लेकिन जैसे ही 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट में मशीनरी को दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में जैसे ही हम इसे प्रेजेंट करेंगे, तो उसको प्रेजेंट करते ही ये आपके लिए क्या हो गया है, एक इवेंट बन चुका। और वहां आप बोलोगे इसे रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। 1 जनवरी को उससे कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा, क्योंकि वहां सिर्फ कंपनी ने उस मशीनरी को सिर्फ 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपीज में परचेज किया है। लेकिन बुक्स आपकी कब क्लोज हो रही हैं, 31 मार्च को। तो इसलिए 31 मार्च वाले डे पर ये आपके लिए एक इवेंट होगा, उससे पहले ये आपके लिए इवेंट नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं अपन थर्ड एग्जाम्पल पे, जो कहीं ना कहीं इसी से कोरिलेट करता हुआ एग्जाम्पल है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, एक बार और ले लेते हैं थोड़ा सा अपन, फिर आप बताइए सर, आपके तरफ से कोई दिक्कत नहीं सर।
एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मशीनरी परचेज 31 दिसंबर 2019। मेन चीज यहाँ डेट इंपॉर्टेंट है अपने लिए, डेट ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा ये चेक करने के लिए कि क्या वो एक ट्रांजैक्शन के साथ में इवेंट भी है या नहीं है। और अगर हम देखें तो मशीनरी परचेज की है आपने 31 दिसंबर 2019 को 2 लाख रुपीज की, तो ये आपके लिए एक ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन में किसी तरह का यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, ट्रांजैक्शन होगा क्योंकि यहां आपने कहीं ना कहीं एक मशीनरी परचेज करके किसी को कैश पे किया है, तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट भी हो गया। और अगर आपने उससे क्रेडिट परचेज किया है तो कहीं ना कहीं आपने उससे एक एग्रीमेंट कर लिया है कि एग्रीमेंट हो चुका है कि हम आपको कुछ समय बाद, जो भी एक पीरियड डिसाइड किया गया होगा कि हम उस समय के बाद आपको उसका अमाउंट पे कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन में यहां किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, मशीनरी परचेज एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि क्या इसे इवेंट भी कहा जाए, तो उसके लिए आपको चेक करना होगा डेट ऑफ बैलेंस शीट। और यहां डेट ऑफ बैलेंस शीट प्रिपरेशन क्या आ रही है, 31 दिसंबर 2019। इट मींस जिस डेट पर आपने इस मशीनरी को परचेज किया है उसी दिन इस बैलेंस शीट को बनाया जा रहा है। और सेम डे अगर आप उस बैलेंस शीट को बना रहे हो तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट में भी आप इस पॉइंट को रिकॉर्ड करोगे कि मशीनरी को परचेज किया गया। तो डिस्क्लोज मशीनरी इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 बाय ₹2 लाख। और जैसे ही आप बैलेंस शीट में भी इसे रिकॉर्ड कर दोगे तो ये आपके लिए क्या हो गया, एक इवेंट भी हो चुका है। इट मींस यहां मशीनरी परचेज करना और उसे उसी डेट पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना आपके लिए किसका पार्ट हो चुका है, ट्रांजैक्शन एंड एन इवेंट। तो अगर आपने किसी मशीनरी को परचेज किया, जिस भी डेट को अगर हम परचेज कर रहे हैं आपको देखना है, अगर वो बैलेंस शीट के क्लोजिंग की डेट है तो उस केस में वहां ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों होगा। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट के प्रिपरेशन की डेट नहीं है तो उस केस में वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या हो जाएगा, एक ट्रांजैक्शन ही होकर रह जाएगा, जो हमने लास्ट वाले पॉइंट में डिस्कस किया था कि अगर बैलेंस शीट की डेट है, यहां भी बैलेंस शीट की डेट अगर आपके लिए कुछ और होती, दिसंबर के अलावा यहां डेट अगर हम आपको 31 जनवरी 2020 भी दे देते तो उस केस में भी फिर चेंज हो जाता। अगर एक दिन का भी डिफरेंस यहां हमारे पास अगर आ रहा है तो वो हमारे लिए फिर चेंज हो जाएगा। अगर यहीं पर आपकी मशीनरी परचेज की डेट मशीनरी परचेज की डेट अगर हम कहें 31 दिसंबर 2019, बैलेंस शीट डेट है आपकी 31 दिसंबर 2019, तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ये जो भी वर्किंग हम कर रहे हैं मशीनरी परचेज की वो हमारे लिए ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों हो जाएगी। लेकिन मशीनरी परचेज की डेट है आपकी 31 दिसंबर 2019, बैलेंस शीट की डेट है आपकी 31 मार्च 2020, तो इस केस में ये ओनली ट्रांजैक्शन होगा। 31 दिसंबर 2019 को, और ओनली इवेंट होगा 31 मार्च 2020 को। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। यहाँ से अपन ने क्लियर कर लिया है, ये हमने एग्जाम्पल 3 में डिस्कस किया है और ये हमने एग्जाम्पल 2 में डिस्कस किया है।
दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, अपन इनको कंपेयर करके इजीली आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पर, किस केस में हम ट्रांजैक्शन और इवेंट दोनों कहेंगे और कब वो चीज़ सिर्फ ट्रांजैक्शन हो जाएगी और सिर्फ इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ हमने डिस्कस करी है कि अगर आपके मशीनरी परचेज की डेट बैलेंस शीट की डेट के इक्वल हो, सेम हो अगर, तो उस केस में वो आपके लिए ट्रांजैक्शन और इवेंट बोथ होगा। अदरवाइज दोनों चीजें अलग अलग डेट पर हो रही हैं तो अलग अलग डेट पर उनको ट्रांजैक्शन और इवेंट मान लिया जाएगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 पर। अभी अभी हमने लास्ट डिस्कस कर लिया मशीनरी वाला पॉइंट, अब अपन डिस्कस कर रहे हैं एक्सपेंसेस से रिलेटेड पॉइंट। एक्सपेंसेस पेड रुपीज 3,20,000 and outstanding expenses of rupees 12,000 31st March 2020। ये देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है कि एक्सपेंसेस पेड किए हैं आपने 3,20,000 रुपीज के। इट मीन्स ये हो गया अपने लिए एक ट्रांजेक्शन। एक्सपेंसेस पेड रुपीज 3,20,000, क्योंकि एक परफॉर्मेंस की गई है कंप्लीट, एक एक्ट को कंप्लीट किया गया है। एक्सपेंसेस जो भी हमें पे करने थे, सैलरी वेजेस कुछ भी, वो हमने पे कर दिया, चाहे वो आपने कैश में पे किया हो, कंसिडरेशन किसी अदर वे में दिया हो, वो हमने दे दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 12,000। तो इस जगह अगर हम बात करें तो जो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो भी 31 मार्च 2020 पर, और जहां आउटस्टैंडिंग कह दिया इट मींस ये आपका ईयर एंड पे बोला होगा इसने, और ईयर एंड पर बोला है इसलिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, एन इवेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखने का है कि एक्सपेंसेस आपने पे किया तो वो आपके लिए ट्रांजैक्शन है, लेकिन एक्सपेंसेस पे करने के बाद उस एक्सपेंस का कुछ पार्ट हमारा पेंडिंग रह गया, अभी हमने उसे पे नहीं किया, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए एक इवेंट हो गया है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि कब हमारे लिए किस पॉइंट पर कोई भी वैल्यू जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो हमारे लिए किस तरह से रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमें देखना है। कि एक्सपेंसेस यहां पे हुआ 3,20,000 का, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्वेश्चन ने हमें दे दिया 12,000 रुपीज। तो कुछ इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा कि यहां एक्सपेंसेस पे करना हमारे लिए ट्रांजैक्शन है और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमारे लिए इवेंट हो गया। एक और क्वेश्चन से हम इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, जहां ये इवेंट आपका हिडन वे में आपको दिया हुआ होगा। रेंट पेड बाय कंपनी फॉर 11 month in current year rupees 33,000। कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन अगर गिवन है, रेंट पेड बाय कंपनी फॉर 11 month इन करंट ईयर रुपीज 33,000 प्रेजेंट आइटम्स इन बैलेंस शीट। अब अगर हम बैलेंस शीट में इसको देखें तो आपको पता लगेगा कि यहाँ 11 मंथ का रेंट है, 33,000 आपने पे किया है। इट मीन्स रेंट पर मंथ हमें देखना होगा कितना है, रेंट पर मंथ निकालने के लिए टोटल रेंट डिवाइडेड बाय टोटल पीरियड
रेंट पे किया हमने 33,000 का और टोटल पीरियड है 11 मंथ। तो यहाँ पता लग रहा है कि 3,000 रुपीज़ पर मंथ हमें पे करना था रेंट। और रेंट यहाँ हमने पे कितने महीने का किया है? 11 मंथ्स का। जबकि मंथ्स यहाँ हमारे करंट ईयर में जब भी ईयर अपना क्लोज होगा तो ईयर्स में आपके 12 मंथ्स हैं। 1 मंथ का यहाँ आपका रेंट अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। हमने 1 मंथ का रेंट अभी भी पे नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का अमाउंट हम यहाँ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट फॉर 1 मंथ ₹3,000। और ये क्या हो गया हमारे लिए? एक इवेंट। इस तरह से क्वेश्चन में पॉइंट आपके पास हिडन हो सकता है। आप यहां सोचेंगे रेंट पे किया हमने 11 मंथ्स का 33,000, इट मींस 33,000 पे करना हो गया हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन। और आप सोचेंगे कि रेंट पे 33,000 को बुक्स में दिखाना है और वो तो हमारे लिए एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहां आपके पास हिडन है। और वो क्या पॉइंट हिडन है? 1 मंथ का रेंट जो कंपनी ने पे नहीं किया, और वो रेंट क्या है आपके लिए? आउटस्टैंडिंग। और उस आउटस्टैंडिंग रेंट को हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लायबिलिटी साइड में कंपनी की बैलेंस शीट में 3,000 रुपीज दिखाया जाएगा। और जैसे ही हम उसे वहां रिकॉर्ड कर देंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक इवेंट हो जाएगा। यहाँ जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। और दोनों को एक बार हम समरी वे में ले रहे हैं कि ट्रांजैक्शन में हमने क्या डिस्कस यहाँ पर किया है कि ट्रांजैक्शन एक बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगा, एक एग्रीमेंट आपका हो सकता है, या परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। एक एक्ट की परफॉर्मेंस करना, सिर्फ उस एक्ट के बारे में सोचना हमारे लिए ट्रांजैक्शन नहीं है। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि उस एक्ट के बारे में अगर हमने सिर्फ सोचा कि कंपनी ए बी से माल परचेज करेगी तो वो आपके लिए लेन देन नहीं है जब तक कि माल को परचेज नहीं कर लिया गया हो। परचेज करते ही वो क्या हो जाएगा आपके लिए? परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। तो यहां अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस पेड, असेट्स परचेज। और अगर इवेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सिंपल सा वर्ड हमने इवेंट के बारे में यहां रीड किया है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कि अगर ट्रांजैक्शन का कोई रिजल्ट निकल कर आ रहा है, रिजल्ट आ ही नहीं रहा अगर किसी ट्रांजैक्शन से, तो उस केस में वो इवेंट नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट अगर किसी ट्रांजैक्शन से आ गया है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। और इसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। क्या क्या एग्जाम्पल्स आए? क्लोजिंग स्टॉक, जब भी कभी गुड्स को परचेज किया जा रहा है तो सेल करने के पर्पज से ही उसे परचेज किया जा रहा है। और ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है या जनरली होती भी है कि जितना आपने गुड्स परचेज किया है वो पूरा सेल नहीं हो पाता है, या आपने सेफ्टी पर्पज से कि नेक्स्ट ईयर में हम उसे सेल कर लेंगे, उसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक में आपके हो सकता है। तो वो है आपका रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट।
कि अगर किसी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर दिया गया, तो एडवांस आपने पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का आपका एक्सपेंस है, तो उसे भी आप कहां शो करोगे, बैलेंस शीट में दिखाओगे, तो वो आपके ट्रांजैक्शन से क्या निकल कर आ गया, रिजल्ट निकल कर आ गया है, तो उसे भी हम किसका पार्ट मानेंगे, इवेंट में वो इंक्लूड हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट जो एक पॉइंट हमने मेजरली डिस्कस किया इवेंट के केस में, मशीनरी परचेज disclosed in balance sheet at the end of year। मशीनरी कह सकते हैं हम, असेट्स कह सकते हैं। अगर किसी भी असेट्स को आपने परचेज किया और उसे फिर बैलेंस शीट डेट पर, जैसे ही आपका ईयर एंड हो रहा है, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया, तो वो डिस्क्लोज करते ही आपके लिए वो क्या हो जाएगा, एक इवेंट हो जाएगा। तो ये मेजर पार्ट है जो हमने आज ट्रांजैक्शन और इवेंट को डिस्कस किया है। और इसे डिस्कस करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अकाउंटिंग जो है वो आपके ट्रांजैक्शन और इवेंट पर बेस्ड है। बिना ट्रांजैक्शन और इवेंट के हम अकाउंटिंग के बारे में यहां सोच ही नहीं सकते। अगर ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा हमारा या कोई इवेंट नहीं होगा, तो फिर उस केस में अकाउंटिंग आपकी पॉसिबल ही नहीं है। अकाउंटिंग में हमने देख लिया कि अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस है, आपके ट्रांजैक्शन और इवेंट पर। ट्रांजैक्शन या इवेंट के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हमने उन दोनों पॉइंट्स को क्लियरली डिस्कस यहां कर लिया है कि क्या चीज किससे रिलेटेड है। वो हमने यहां देख लिया है कि परचेज सेल अगर आप कर रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक होगा, एक्सपेंसेस आपने पे किया है तो उससे रिलेटेड आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंस भी हो सकता है, और असेट्स परचेज से रिलेटेड लास्ट में बैलेंस शीट में उसे दिखाना, ये किसका पार्ट हो गया, इवेंट का पार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं आपके लिए दोनों में से किसी एक के होने पर ही आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, और उस चीज को हम फिर आगे कल देखेंगे कि ट्रांजैक्शन और इवेंट से कैसे अकाउंटिंग की प्रोसेस को आगे कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू।